नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को किसान विरोधी राजनीति को लेकर मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा लोकसभा में विवादास्पद नए कृषि विधेयकों पर वोटिंग से कुछ समय पहले आया। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृषि बिल को लेकर अकाली दल की इकलौती केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के मंत्री पद छोड़ने के बाद हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी पर भी दबाव बढ़ गया है। राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार सुबह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है और बाद में उन्होंने पूरे मसले पर अपने दल के शीर्ष नेताओं से बातचीत भी की है। बता दें, बादल के इस्तीफे के कुछ ही देर बाद कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर निशाना साधा था। दुष्यंत चौटाला, हरसिमरत कौर बादल के बाद आपको भी कम से कम डिप्टी सीएम पद छोड़ देना चाहिए, पर आप भी तो किसानों से अधिक अपनी गद्दी से लगाव रखते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में कृषि बिल पारित हो जाने के बाद किसानों का गुस्सा बढ़ गया है। इसी के चलते पंजाब के किसान 3 दिनों तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये 24 सितंबर से 26 सितंबर तक होगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह बंधेर ने ये जानकारी दी। इसके अलावा बाकी सभी किसान संगठनों ने भी 25 सितंबर को बंद का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि इन बिल के कानून बनने से उनको निजी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। योगी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संसद का सत्र चल रहा है और यूपी पुलिस ने उन्हें बीच में ही समन भेजकर बुला लिया है। संजय सिंह पर जाति आधारित सर्वे कराकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। संजय सिंह को 20 सितंबर को बुलाया गया है। ये मुकदमा राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया है। राजद्रोह के मुकदमे को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने योगी के कोरोना घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो योगी ने मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। संजय सिंह ने कहा कि संसद में मैंने सभापति जी से कहा, अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल भेजिए। कांग्रेस, सपा, शिवसेना, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके ने मेरा साथ दिया। सभापति जी ने इस प्रकरण में सदन को कार्रवाई का भरोसा दिया है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बनी हुई है। खबरें आ रही हैं कि जदयू 115 सीटों पर लड़ना चाहती है और बीजेपी को 128 सीटें दे रही है, जिसमें से उसको एलजेपी को भी सीटें देनी होंगी। बता दें, एलजेपी लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर हमलावर है और इसीलिए बीजेपी और जदयू सीट बंटवारे को लेकर काफी सावधानी बरत रहे हैं। सरकार ने डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक मार्ग से 74% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। फिलहाल डिफेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से 49% पर लिमिट थी। इसके आगे के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इस सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिफेंस सेक्टर में होने वाले विदेशी निवेश की समीक्षा होती रहेगी। नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के 3 महीने बाद नेपाल की किताब में अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को भी अपना बताया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की स्कूली किताबों में पिथौरागढ़ को नेपाली हिस्सा बताया गया है। नेपाली शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल के कार्यालय ने अखबार से इस खबर की पुष्टि की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली आमीन गंडापुर ने बुधवार को इस्लामाबाद में कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा और संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व जैसे सभी संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि भारत की ओर से इस बारे में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले मई में भी भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने को मंजूरी देने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के अनुसार कोरोना महामारी और लॉकडाउन जैसे संकट की वजह से दुनिया भर में करीब 15 करोड़ बच्चे गरीबी के दलदल में धंस गए हैं। बच्चों की गरीबी के बारे में ये नया विश्लेषण यूनिसेफ और बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन ने किया है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 96,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 1,174 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 52,14,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 84,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 10,17,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 10 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 6 करोड़ 15 लाख के पार हो गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 5 राज्यों में ही कुल एक्टिव मामलों के 60% केस हैं। इसके अलावा अभी भी 13 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां अभी एक्टिव मामले 5000 से कम हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 9,44,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 66,74,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,97,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 44,55,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,35,000 के करीब हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।